नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो हाल के दिनों में हमने जमीन को लेकर एक खबर चलाई थी कि अशोक जी हाजीपुर के जो भारत सरकार में रेडियो का वो जो दौर था, उस दौर में उनकी आवाज़ किसने नहीं सुना होगा, वो किस हाल में है, बिहार उन्होंने क्या छोड़ा, बिहारियों ने उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया। आज एक गज जमीन के लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दफ्तर इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर। खैर, खबर चलाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया, बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। इसी दौरान इनका भी फ़ोन आया। रमेश प्रसाद शर्मा जी हैं, इनका परिचय हम बाद में देंगे। इनका भी फ़ोन आया कि संतोष जी, आपकी उस खबर को मैंने देखा है, कुछ उसी तरीके की व्यथा से मैं भी गुजर रहा हूँ। क्या बिहार का होना, बिहारी होना गुनाह है क्या? अगर हम किसी परिस्थिति बस बिहार छोड़कर कहीं बाहर रहने लगते हैं, नौकरी करते हैं, तो क्या बिहार में जो मेरा अधिकार है वो खत्म हो जाएगा? बड़ी इमोशनल तरीके से इन्होंने बात कही और उसी दौरान उन्होंने अपने बारे में, रमेश प्रसाद शर्मा जी ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि जेपी आंदोलन के दौरान ये अग्रणी भूमिका निभाने वाले छात्र नेताओं में एक थे। चंद्रशेखर हो, रघुवंश प्रसाद सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, जो आज नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, जो चेहरे आज आप देख रहे हैं वो चेहरे कभी साथ आंदोलन में हुआ करते थे। तो उस तरीके का रिश्ता, और उसी रिश्ते की वजह से ये बीजू पटनायक के पास भी पहुंचे और भिलाई में उस दौर में ये कंप्यूटर को लेकर जो इनके पास कुछ जानकारी थी, उसके आधार पर वहाँ वो बरसों नौकरी की और वहाँ भी जेपी का अलग जगाए रखा। जेपी को लेकर वो संघर्ष करते रहे, जेपी की प्रतिमा लगे, जेपी का विचार लोगों तक पहुँचे। राम सुंदर दास से भी इनका बहुत अच्छा पारिवारिक रिश्ता रहा है और सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर के, मतलब जो अभी अब तो नाम ही बचा है सोशलिस्ट पार्टी का, उस पार्टी से अभी भी ये जुड़े हुए हैं। इतनी यहाँ आए तो देखिए, इतनी किताबें ये हमें दे गए हैं। सारे चंद्रशेखर के नाम पर इन्होंने लिखा है, जेपी के नाम पर इन्होंने लिखा है, ये सारी किताबें दी हैं कि एक से एक किताबें हमने लिखी हैं, आप इसको पढ़िएगा। मतलब कहीं न कहीं इनके मन मिजाज में आज भी जेपी बसता है, लेकिन विवश है। उम्र के इस पड़ाव में बिहार के उस सिस्टम से लड़ रहे हैं जिस सिस्टम के लिए इन्होंने घर छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, अपनी पूरी पढ़ाई की तिलांजलि दे दी और देश बदलने के लिए 77 के आंदोलन में, 74 के उस आंदोलन में कूद पड़े। आज उसी सिस्टम, उसी सरकार और उसी व्यवस्था से लगभग कह सकते हैं कि 50 साल बाद फिर वही उसी अंदाज में लड़ाई लड़ने की स्थिति में कह रहे हैं कि थोड़ा उम्र है, नहीं तो अगर 20 साल पहले ये स्थिति होती तो हम लड़ लेते, हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करके हम सिस्टम को सुधार देते। चलिए, इतना जज्बा जेपी सेनानियों में अभी भी बचा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जेपी सेनानी के में सिर्फ आप लालू और नीतीश को ही नहीं देखिए, बहुत सारे पॉलिटिशियन को आप देखते होंगे जिनके बारे में आपकी नज़रिया, अपनी अलग नज़रिया होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो उस आंदोलन ने इस देश को दिया है। बहुत सारे लोग बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी से लेके, पत्रकार से लेके, सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट से लेके, जो आप सोच नहीं सकते हैं। जो चंद चेहरे आप राजनीति में देख रहे हैं ना, वो एक चंद चेहरे हैं। हजारों लाखों ऐसे चेहरे हैं जो आज भी गुमनामी की उस दुनिया में जेपी के उस संपूर्ण क्रांति का अलग जगा रहे हैं और जगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब हम रमेश प्रसाद शर्मा जी, इनको ये इस शब्द से थोड़ा परहेज है, लेकिन हम कहेंगे कि ये, क्योंकि अब बिहार है तो बहुत सारी चीज़ें, कास्ट, बाकी चीज़ें भी लोग देखते हैं। तो ये सोनपुर के नया गांव के रहने वाले हैं। शर्मा जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इसको इस तरीके से भी देखिए। और उस दौर में उस इलाके के जमींदार परिवार से आते थे और इनकी जमीन पूरे बिहार के अलग अलग कस्बों में है। इसमें इनका कोई गुनाह तो नहीं है कि जमींदार परिवार में पैदा ले लिए। लड़ाई इन्होंने लड़ी,
देश की दूसरी आज़ादी लोग कहते हैं, जेपी सेनानी, जेपी आंदोलन के लिए आपातकाल को लेकर। उस आंदोलन के दौर में ये के बाद जब सरकारें बनी, केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, सरकार बनते ही ये फिर अपने परिवार और बाकी जीवन जीने का जो एक संघर्ष होता है हर युवा में, उस संघर्ष के सहारे ये उड़ीसा के भिलाई पहुंचते हैं। फिर क्या हुआ और आज किस दौर से गुजर रहे हैं, सब कुछ हम रमेश प्रसाद शर्मा जी से ही सुनना चाहेंगे। सर नमस्कार जी। मैं रमेश प्रसाद शर्मा, मेरा घर नया गांव, जिला सारण। हमारा जगदम कॉलेज में पार्ट 1 में मैं पढ़ता था। उस समय बीएन कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मैं पटना आया मेरे अपने मित्र के साथ। उसी शुरुआत हो गई आंदोलन का, तो मैं नरेंद्र भाई के साथ ज़्यादा जुड़ा रहा। गोपाल शरण सिंह थे, अशोक था, भवेश जी थे। आंदोलन हुआ तो सारे लोग 18 मार्च के विधानसभा में गए, आगजनी हुई, लोगों की बहुत सारे तकलीफें झेले। लेकिन उनकी कौन खोजता है, कौन याद करता है? जो चेहरे के बारे में संतोष जी ने बताया वो सत्ता पक्ष है, और संघर्ष पक्ष जो जेपी के लिए, लोहिया के लिए, अब तो चंद्रशेखर जी के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये सारे चीज लोग नहीं समझते हैं, उनको सत्ता का सिवा कुछ नहीं दिखता। आज जो बिहार का दशा है, हमसे लोग मिलते हैं, हम एक एक चीज़ पर ध्यान रखता हूँ। राम सुंदर दास जी भी थे, नरेंद्र भाई भी थे, और रघुवंश बाबू जी थे। ये सारे लोग हमारे साथ, मैं चंद्रशेखर जी के साथ 77 से लेके आज मृत्यु तक में उनके साथ था। इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उस व्यक्ति के साथ था जो व्यक्ति सदन से रोड तक एक ही बात कहता था। वो बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने निजी सवाल पर आया हूँ। संतोष जी का मैं बयान देखा, उस व्यक्ति को रोते हुए देखा, तो मैं बोला संतोष जी से बात करता हूँ, हो सके कि मेरा भी कुछ हो जाए। मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ पुश्तैनी जमीन। मैं आईबीएम में ट्रेनिंग लिया था। मेरा भाई साहब डिप्टी कलेक्टर थे, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा। दरभंगा में 77 में हार्ट अटैक हो गया। उस समय कर्पूरी ठाकुर से हमारा परिवार का संबंध बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी संबंध था। उस दरमियान मेरे पिताजी रेलवे में थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं दिल्ली जा रहा था, बीच में उतर के मैं बनारस रुका। उसके बाद मुझे लगा कि अब राजनीति नहीं करना चाहिए, अब पिताजी के लिए और परिवार के लिए समय दो। तो मैंने बोकारो स्टील प्लांट में आईबीएम में नौकरी की। वो 447 मशीन होती थी, कार्ड सिस्टम होता था, और प्लांट में जोन होता था, वो सारे चीज़ मैंने किया। और उसके तहत मेरा बोकारो से भिलाई ट्रांसफ़र हो गया। मैं पब्लिक सेक्टर की राजनीति किया। चंद्रशेखर जी, दास जी और रघुवंश बाबू जानते हैं, मैं वो इतना ही शॉर्ट में। और भिलाई स्टील प्लांट का जो सेल चेयरमैन होता था, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं भिलाई में। पब्लिक सेक्टर का चाहे फेरो एचक्रेफ हो, HHCL हो, ये सारे लोग जानते हैं। और जो भी मजदूर बिहार उत्तर प्रदेश के हैं जो आए हैं अपने घर, वो भी लोग जानते हैं कि कौन नियत और किस तरह मैं संघर्ष करता हूँ। मैं ईमानदारी पूर्वक जयप्रकाश जी की प्रतिमा बनाने के लिए मैं उस दिन सोच लिया था, जब मैं जयप्रकाश जी से मिला था बीमारी की अवस्था में, तो मैं बोले जहाँ भी रहूँगा इनकी प्रतिमा लगाऊंगा। प्रतिमा भी जो लगाया वो ओन पैसा से, चंद्रशेखर जी की आशीर्वाद रहा। शुरू से उन्होंने 87 से हमारे पत्र को लिखते रहा, राजीव गांधी से लेकर VP सिंह तक ले। जब वो प्रधानमंत्री हुए, दूसरे दिन मैंने चंद्रशेखर जी से बोला कि जयप्रकाश जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, और तुरंत ऑर्डर किए। संतोष स्टील मिनिस्टर थे अशोक दादा, और उनके पास गए तुरंत। हम दिल्ली में ही थे तब मेरा शिलान्यास उस स्थान पर हो गया। उसकी बड़ी कहानी है, वो सब में है। आज मैं उसके लिए भी संघर्ष कर रहा हूँ। जेपी का प्रतिमा हटाने के लिए बीजेपी सरकार, बीजेपी के लोग उतारू हो गए थे, हटने नहीं दिया। मैं बोला कि मैं भी देखता हूँ कैसे हटाते हैं। मैं पब्लिक सेक्टर पर चौराहे पर प्रतिमा बना, ये सेल का इतिहास में पहली बार। तो वो एक अलग कहानी है, उस पर पॉलिटिकल। लेकिन मेरा साथ एक
बहुत दर्दनाक घटना घटी। गंगा जी में सारा जमीन चला गया और यहाँ से मैं चला गया भिलाई। भिलाई में जाके अब मैं, पिताजी मर गए, उसके बाद बच्चे पाला। 2010 में हमको पता चला कि हमारे नाम से ज़मीन बेच दिया गया। मैं फिर आया CGM कोर्ट छपरा में। उन्होंने पूछा इतनी सी लड़ाई क्यों लड़ेगा, तो मैंने कहा कि मैं इसी लड़ाई को लड़ रहा हूँ पूरे देश में। तो वो सारे चीज़ रजिस्ट्रार ऑफिस से बोर्ड मंगाकर और अनुराग विभाग होता है जो बिहार सरकार का है, उनके पास भेजकर ये पता चला कि RP शर्मा का साइन नहीं है, रमेश प्रसाद शर्मा का अंगूठा करनी था। वहाँ से स्टार्ट होता आज इस दशा पर पहुँच गया हूँ कि मेरा जमीन लोग पकड़े हुए छोड़ते नहीं है। फर्जी कागज, फर्जी नाम, 7 एकड़ जमीन हमारा फर्जी कर लिए थे। मैं अभी CO से नाफी के लिए दिया, हमारा पिताजी का नाम से था, बिंदा प्रसाद के नाम से, वो चढ़ गया। लेकिन और सारे जमीन में उस समय के 21 के CO ने उल्टा सीधा करके कुछ लोगों का फर्जी बैनामा पर 40 साल के बाद उसको कहता है कि नाम चढ़ा दिया है। 11 डिसमिल जमीन 4 लाइन पर है। और तमाम CO ऑफिस में अगर देखा जाए बहुत दुख होता है, वहाँ लोग चिल्लाते हैं, सर मेरा नेम 1 साल से घूम रहा हूँ, 2 साल से घूम रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। ये माजरा सिर्फ सोनपुर और दिघवाड़ा ये क्षेत्र गए, यहाँ पर माफियाएं बैठा हुआ है पटना में, जो माफिया का माफिया लोग गिरोह बना के पूरे मोतिहारी से लेकर और जितने आड़ा से लेकर सारे जमीन का दस्तावेज लेकर लोग, जो रेडियो स्टेशन रोड है मैं भूल रहा हूँ, वहाँ लेके ऊपर में कोई मुसलमान है वो लोग करते हैं। मुझे मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और देखा भी है। मैं बोलने न नीतीश से गया न लालू यादव से गया, न किसी से भी नहीं गया। दास जी जरूर जानते थे कि ये संघर्ष का, मेरे मित्र लोग हैं आंदोलन का, बागी जी है, सुरेंद्र सिंह बागी, वो जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि ये संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो हम आज बैठे हैं ये अपने मित्र के चलते बैठे हैं। संतोष जी का वीडियो गया हाजीपुर वाला, मैं देखा, मैं बोला कि मैं चलूँ। और मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि ठीक है हम संघर्ष कर रहे हैं, गरीब जनता को तो सरकार बचा ले, उनकी पर तो दया करे। कपड़ा फटा हुआ है, CO ऑफिस में पड़ा हुआ है, भूखे पड़ा हुआ है। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग रोते हैं, मैं आते आते थक गया। महिलाएं का फाइल अगर SP के यहाँ मैं गया, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं डंके से चोट पर बोल रहा हूँ, हमारा फाइल तत्कालीन SP फेंक दिया नीचे, जाइए CO क्या। ये व्यवस्था है बिहार का, ऐसे बिहार चलेगी? मैं ये नहीं करता कि सिर्फ बिहार में भ्रष्टाचार है, पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं इससे ज्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन हम लोग बदलाव, आप लोग तो, मैं सरकार से कहूँगा कि ये तो बंद करिए, कुछ नया तो कीजिए। 15 साल हमारे मित्र के सरकार चली, लालू यादव सरकार तो जो चली है वो सब लोग 90 में भी आता था। मैं घर आया तो लोग बोले कि देखिए छपरा में 7 बजे के बाद नहीं निकलिए। ये सत्य है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि दबे कुचले को बोलने का साहस लालू यादव ने जरूर दिया, लेकिन उनको दिशा नहीं दिया कि तुम इस तरफ से मत करो, ये नहीं किए। नहीं तो आज तो बहुत बुरा लगता है ना, लालू यादव के परिवार के कोई बोलता है कि उसका पूरा परिवार क्रिमिनल है, मंत्री बोलता है। तो हम लोग बिहार बाहर रहते हैं ना, हम लोग अपमानित रहते हैं ना। आप लोग तो यहाँ तो राजनीति कर रहे हो, जो बाहर रहता है वो क्या करेगा? वो तो अपमान होता है ना, अरे बिहारी है, ए लालू चारा चोर है। चारा चोर से ज्यादा लोग चोर बैठे हुए। ठीक है, हो गया हो गया, अभी तो बिहार सुधार दीजिए, प्रशासन तो सुधारिए। मुख्यमंत्री जी, मेरे मित्र नीतीश बाबू, आपका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, सदन से लेके आपने एक काम बहुत अच्छा किया। मैं इस चैनल पर कह रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर डूब रही थी, उसको आपने बचा दिया। ये बार बार मैं हर जगह कहता हूँ, इसलिए मैं आपका ऋणी हूं कि सेक्टर बच गया। आज पब्लिक सेक्टर डूब रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, डरा हुआ है। सारे संस्था चुप हो गए हैं
जो रोड की लड़ाई लोग लड़ते थे वो लड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं, कोई कहीं भी केस करते, तो इसलिए बिहार के जो बाहर रहते हैं उनका भी बारे में आप सोचिए। और बिहार से चला गया, उसका जमीन दूसरे कोई ले लेगा, तो सरकार का जमीन दूसरे कोई गरीब रखता है तो क्यों उसको डोजर चलाते हैं आप? सवाल तो मैं कर रहा हूं, क्यों डोजर चलाते हैं? उसको छोड़ दीजिए। हमको पीड़ा होता है, किसी का मकान ढाया जाता है, कितना कष्ट होता है। मैंने अपने जीवन का मकान भी बनाया, कितना संघर्ष होता है। किसान मर रहा है, आपके बच्चे बाहर में जाके आप लोगों का जो नेचर है उस पर कितना अपमानित होता है, इसका ज्ञान शायद जो सत्ता में उनको नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बिहार को बचा लीजिए नीतीश बाबू। सीओ को समझाइए, डीसीएलआर को समझाइए, कलेक्टर महोदय को समझाइए, एसपी को समझाइए, किसी को फाइल नहीं बिकना चाहिए। मैं जहाँ रहता हूँ ये 40 साल 50 साल एक केस नहीं है मेरे पास। बड़े बड़े आंदोलन किया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कम से कम सुधार तो दीजिए। एक मैं नहीं बोल लूँगा, उस पर मैं बाद में बोलूँगा, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से आया हूँ। मैं जान रहा हूँ कि बिहार कहाँ जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। और जितने बिहार पर चर्चाएं संतोष जी से जैसे लोग करते हैं, जब यहाँ रहते हैं उनकी जमीन नहीं बच रही है, हम तो बाहर रहते हैं, हमको तो मरना निश्चित है। अपराधियों का बोलबाला है, खाली गोली की बात करते हैं। कब तक ले गोली की बात होगी बिहार में? आना नहीं चाहते हैं, जो बिहार में अच्छे लोग चले गए। जो आईएएस अफसर है वो गुड़गांव रहना पसंद करते हैं, मैं जानता हूं इस बात को। पटना रहना पसंद करते हैं। बच्चा जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, कैसे उसके माँ बाप गहना बेचते होंगे एक पेट काट कर। पैसा जो पढ़ाता है वो जानता है, जो पढ़ाता नहीं वो क्या जानेगा। मैं जानता हूं कोटा में बच्चे चले जा रहे हैं 11वीं 12वीं करने के लिए। ये दुर्भाग्यजनक नहीं है बिहार का? लोग बाहर जाके आईटी में काम कर रहे हैं। ये आईटी से नहीं कहीं नहीं बन सकता है क्या? 14 लाख लोग बाहर हैं, और मजदूर कितना है इसकी बात छोड़ दीजिए। किस हाल में रहता है दिल्ली और बॉम्बे में और साउथ में, वो हम लोग घूमते हैं तो देखते हैं, फटे हाल रहता है। लेकिन मजबूरी है, भूख, परिवार। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, अब शब्द किसी को मत बोलिए। बाहर वाले बहुत बेइज्जती होते हैं, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे जदयू वाले हों, चाहे लालू प्रसाद यादव। एक परिवार को कितना दिन चक्की में पीसिएगा? जो पीसने के लिए तो बहुत चीज नजर आ रही है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, इसको तो पीसिए। जो बैठे हुए लोग वो क्या कर रहे हैं उसका लिस्ट निकालिए। मैं फिर भी मिलूंगा आपसे। जय हिंद, जय बिहार। लेकिन जिन बातों को लेकर हम आपसे मिले, जमीन को लेकर हुआ क्या? तो क्यों ये नौबत आई कि आज आप चक्कर पे चक्कर लगा रहे? हुआ क्या कुछ, वो भी आप बता दे तो बेहतर होगा। हुआ ये कि हमारे पारिवारिक, मैं 62 के पृष्ठभूमि में जाता हूँ, मेरे कहने में कोई कोताही नहीं है। 62 में दुर्गा पूजा, 62-64 यही होगा, नया दुर्गा पूजा में हमारे पास ईंट खोला भी था, चट्टी भी था, मालवाहक बड़े बड़े गोदाम थे हमारे घर में। कम से कम मैं उसकी वर्णन नहीं कर सकता। और सरकारी कोटा का दुकान था, बाजार भी मेरी वसूली होती थी, और सब अच्छे थे, अच्छे पोस्ट पर थे। हवा गाड़ी भी था, बुलेट भी था उस जमाने में। हुआ ये कि एक अवधेश बाबा हैं, अवधेश सिंह थे, महतली चक का, हम उनको बहुत आदर करता हूँ। डुमरी में भी बाबू साहब लोग हैं, जमुना पाठक भी थे। एक बच्ची को लोगों ने उठा लिया, मैं जात को नहीं बोलूँगा,
मैं जात तोड़ो और समाज जोड़ो वाला आदमी हूँ चंद्रशेखर जी के साथ। तो उस बच्ची को उठा लिया, बच्ची के साथ दुर्व्यवहार उस जमाने में भी हुआ करते थे और हुआ। उसके बाद सुबह में अवधेश बाबा आते हैं और मेरा दादा जो है सूरज प्रसाद जिनके पोते से मैं लड़ रहा हूँ, वो नागमणि का पेशकार थे छपरा में कि हम जनेऊ तोड़ देंगे, नहीं तो वो उसके घर पर हम लोग जला देंगे। हमारे पास दुनलिया बंदूक थी जर्मनी मेड का, वो मांगे, हमारे घर वाले बोले नहीं दूंगा। उसके घर में आग लगाकर लोगों ने जला दिया। और उसके बाद जमुना पाठक जो मेरे बगल में, उनके भी बच्चे जो है ना डिप्टी थी वीडियो हुए थे, हमारे भाई साहब भी वीडियो, दोनों एक साथ लालटेन में पढ़ते थे। उस समय बिजली नहीं थे, पोस्ट ऑफिस में बैठ के, क्योंकि वो मेरे घर पर आ नहीं सकते थे। उसके बाद हमारा परिवार 17 महीना जेल खटा और उसके जेल से निकलने के बाद पूरा परिवार विखंडित हो गया। और 77 के गंगा जी के कटाव में सारे हमारे परिवार बिखर गए। हमारे भाई साहब मर गए, पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, वो भी मैं अपने बच्चे के पालने के लिए भी लाई गया। इसी कारण मेरा ज़मीन का ये दुर्दशा हो गया और सब लोग फर्जीनामा कर दिया। कोई तो मेरे पुश्तैनी जमीन पर ऐसा ही है, बोलोगे तो रे तो कौन रे, ये तो भाषा है। सभ्यता से माल मेरा रहे कोई, जाऊं तो भी गाली सुना। तो मैंने हाथ जोड़ दिया कि मैं कानूनी प्रतिक्रिया में जाऊंगा, इन लोगों से मुंह नहीं लगाऊंगा। मैं जानता हूं कि गरीबी का बाढ़ उस समय का, इसीलिए मेरा 30 एकड़ मेरा घोघडिया में भी जमीन है। मैं गया था बचपन में। मेरा बनारस में भी मकान है, छपरा में भी मकान है, जयपाल यादव की जहाँ मकान है उसके बगल में 2.5-3 को, वो भी लोग रखे हुए हैं। ये पटीदारी और पटीदार की दबंगई के कारण आदमी बाहर चला गया। उस समय जो लोग जेल गए थे, उस समय संपन्न लोग गए थे। मोती यादव भी गए थे, अवधेश बाबा भी गए थे, 17-18 आदमी गए थे। हम लोग, मैं अपने जीवन में घर पर भी रहा तो सोशलिस्ट विचारधारा, क्योंकि मेरे पिताजी को रेलवे में थे तो सोशलिस्ट बोलते थे। पता नहीं मेरे पिताजी के साथ लोहिया जी की क्या संबंध थी, तो उस विचारधारा से मेरा संबंध है, इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ। मेरे इतने बड़े होने के बाद भी मेरे पास कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है। न मैं जहाँ हूँ वहाँ कोई भी जाके पूछ सकता है, सेल से पूछ, सरकार भी पूछ सकती है। तो ये रमेश जी सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, बिहार के ऐसे हजारों इस तरीके के लोग हैं जिनका बिहार के गांव से जुड़ाव रहा है, जिनके पास संपत्ति रही है, लेकिन आज वो अपनी संपत्ति पे जा नहीं सकते हैं, अपने चीजों को वो देख नहीं सकते हैं। ये स्थिति है। और ऐसे स्थिति में अगर सिस्टम इस तरीके से बर्ताव करे तो फिर बिहार के लोग आखिर बिहार आना क्यों चाहेगा, क्यों लौट कर बिहार आएगा, हम कैसा बिहार बनाकर रखें, ये देख सोचने वाली बात है। भाई हम अपने रिश्तेदार नातेदार को, वो लौट कर बिहार आए, छठ पर्व दीपावली में हमारे पास आए, बिहारी होने को गर्व महसूस हो, हम वो भी माहौल बनाकर रखने की स्थिति में नहीं है। बड़े जंगल राज से आज गवर्नेंस की बात हो रही है, कानून की राज की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा सत्य है। और वो सत्य ये है कि आज भी बिहार के गांव में जो गांव छोड़ के 30 साल पहले गए, उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है, वो गांव आ नहीं सकते हैं। अलग अलग तरीके से जब से 2005 में नीतीश की सरकार बनी, गांव गांव के जमीन का रेट 10 गुना बढ़ गया है और हर कोई अब उस जमीन के कारोबार में, जितने तरीके के पहले अपराधी थे जो अपराध करते थे, लूट करते थे, अपहरण करते थे, आज बिहार में 2 ही धंधा में वो लगे हुए हैं, या तो जमीन कारोबारी हो गया है या फिर शराब का काम कर रहा है। और ऐसे तमाम लोग जो बाहर रह रहे हैं, उनका फर्जी दस्तखत करके, जो रिश्तेदार नातेदार अब इस दुनिया में नहीं है, उनको खड़ा करके ये सारी चीजें हो रही है। ये बिहार है, आज का बिहार है। और उस बिहार में सर्वे का काम शुरू हुआ है। देखिए, ये
एक वानगी है चीजों को समझने के लिए। रमेश जी जैसे लोग, हजारों लोग हैं इस बिहार में, जो जिनके पुश्तैनी जमीनों पर किस तरीके से गिद्ध लगाए लोग बैठे हुए हैं। हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना है कि बिहार में हम बिहारियों का ऐसा माहौल बनाए कि सूरीनाम और मॉरिशस से ही नहीं, जमशेदपुर, छपरा, सिवान के जो लोग गए हैं बाहर अलग अलग राज्यों में हैं, वो भी बिहार आने को ललायित हो, बिहार आने के बारे में सोचे, अपने बच्चों को कहे कि चलो एक बार जो है सो घर हो चलते हैं। क्योंकि अब बिहार से बाहर जो बिहारी गए हैं, अब वो छठ पर्व में भी बिहार आना नहीं चाहते हैं। ये माहौल हम लोगों ने गांव में बना रखा है। चलिए इस खास कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।